तो एज अ क्रिकेट फैन ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों को एक साथ बैटिंग करते हुए देखने के लिए मैं चैंपियंस ट्रॉफी से रुका था। इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहले 2 ओडीआईज में कोहली अनफॉर्चुनेटली एक डक पे आउट हो गया, जिसकी वजह से ये मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला। जैसे ही शुभमन गिल आउट हुआ उसके बाद जिस प्रकार से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के पूरे ऑडियंस मेंबर्स ने कोहली का स्टैंडिंग ओवेशन किया है, वो मैंने शायद सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लास्ट मैच में देखा है। क्राउड को ऐसे लग रहा है कि ये कोहली की लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर होगी और सिडनी में कोहली प्रोबेबली लास्ट टाइम बैटिंग करने के लिए आएगा। इसीलिए इस मोमेंट को मैं बहुत ज्यादा चेरिश करने वाला हूँ। और इवन जब कोहली ने पहले बॉल पे 1 रन ली तो क्राउड ने ऐसा सेलिब्रेट किया एज इफ उसकी सेंचुरी हो गई है। तो दोनों अच्छे फॉर्म में है, इंडिया चेस कर रही है, इसीलिए काफी मजा आएगा। 130 रन पार्टनरशिप 99, यही देखना था, यही देखना था। इवन दो मैं पिछले कुछ दिनों से जिम नहीं गया हूँ, मैं अभी भी हर रोज मसल ब्लेज का क्रियाम कंज्यूम करता हूँ। मैं हर रोज 5 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करता हूँ। मेरे फेवरेट सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। ओके, अब बात करते हैं इस यूट्यूब वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में और इन रिजल्ट्स के बारे में। पर वो सब बताने के पहले मुझे आप सबको ये भी बताना है कि ये रिजल्ट्स एग्जैक्टली क्यों करवाने पड़े और मैं एक और बार 2 हफ्तों के लिए मिसिंग क्यों गया था। एक तो मिसिंग जाना ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है। मैंने पिछले 7-8 सालों में जिस प्रकार से अपनी जिंदगी जी है वो एक काफी डिसिप्लिन ओरिएंटेड लाइफ है, इसीलिए मैं बिना मतलब के कभी डिसअपियर नहीं होने वाला। मैंने जो डिसिप्लिन बिल्ड किया है वो सिर्फ ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन पे लिमिटेड नहीं है, वो डिसिप्लिन ब्रांच आउट होता है और वो मैं पढ़ाई में, शॉर्ट फॉर्म क्रिएशन में और यूट्यूब वीडियो क्रिएशन में भी अप्लाई करता हूँ। तो बात अक्टूबर फर्स्ट वीक तक बहुत बढ़िया चल रही थी। मैं हफ्ते में 2 बार फिजियोथेरेपी करवाने के लिए क्लिनिक जा रहा था। उन फिजियोथेरेपी सेशंस और उन रिहैब सेशंस का एक मेन पर्पस था, इतने सारे नेक ट्रीटमेंट्स के बाद अपने गर्दन को वापस तगड़ा बनाना, ताकि मैं डे टू डे लाइफ में अपनी गर्दन ठीक से होल्ड कर पाऊं और ट्रेनिंग करते वक्त उस पर ज्यादा स्ट्रेन ना आए। तो वो प्रोग्रेस इतना बढ़िया चल रहा था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मैंने बैक डेज पे बहुत महीनों के बाद रोइंग मूवमेंट्स वापस इंक्लूड किए थे और चेस्ट एंड शोल्डर्स वाले दिन पे लाइट शोल्डर के एक्सरसाइजेस रीइंट्रोड्यूस किए थे। उस एक हफ्ते में बहुत महीनों के बाद ये मूवमेंट्स लगाने से मुझे जिस टाइप की खुशी मिली वो मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर 12 अक्टूबर के बाद थिंग्स वेंट अ लिटिल डाउनहिल और 12 अक्टूबर की कहानी मेरे लिए थोड़ी सी पेनफुल है क्योंकि वो मेरे मम्मी का बर्थडे है। इसीलिए उस शाम को हमने डिनर प्लान किया था फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वो नहीं हो पाया। पर 12 अक्टूबर की जो सुबह थी वो काफी अच्छे से स्टार्ट हुई। 12 अक्टूबर ये एक संडे था, इसीलिए मैंने सुबह के 9 बजे जिम में जाके एक खाली जिम एंजॉय करते हुए एक आर्म वर्कआउट लगाया था। और वो आर्म वर्कआउट मुझे बहुत क्लियरली याद है क्योंकि मई से लेके वो सब शुरू होने के बाद से आई हैव नॉट फेल्ट लाइक माई सेल्फ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर वो आर्म वर्कआउट थोड़ा सा स्पेशल और अलग था, शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उस मोमेंट में कोई पेन नहीं था, जिम में कोई नहीं था। मुझे जिस टाइप का माहौल पसंद आता है उस टाइप का एनवायरनमेंट था। पर वो 40 मिनट का आर्म वर्कआउट मैंने दिल से एंजॉय किया। उसके बाद मैं घर आया और मौसम बढ़िया होने की वजह से मैं एक वॉक पे चला गया। मैंने 10,000 स्टेप्स भी उसी समय पे कंप्लीट किए थे। दोपहर भर मैं इस कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा था और शाम होते ही मैं किताब पढ़ रहा था। किताब भी काफी अच्छी है, अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है तो मैं इस किताब को रेकमेंड करूंगा। ये साइकोलॉजी के बारे में है, समथिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। तो मैंने ये किताब करीब 1 घंटे के लिए पढ़ी और मैं आराम करने के लिए लेट गया। लेटने के बाद करीब 5-5:30 बजे एक बहुत बुरा फ्लेयर अप आया। इस पूरे रिकवरी फेज में अलग अलग अप्स एंड डाउन्स आए हैं और जब भी डाउन्स आते हैं तो वो यूजुअली फ्लेयर अप्स की वजह से होते हैं। पर ये फ्लेयर अप अब तक का सबसे पेनफुल और सबसे बुरा फ्लेयर अप था। स्कल के बेस से लेके ऑल द वे शोल्डर्स तक ये जो भी सेक्शन है, दोनों साइड्स पे इतना ज्यादा पेन मुझे महसूस हुआ और उस पेन की वजह से बहुत ज्यादा न्यूरल सिम्टम्स वापस आने लगे। वापस वर्टिगो आया, वापस बॉडी टेम्परेचर ठीक से रेगुलेट नहीं हो पा रहा था। सिर में एट द बैक ऑफ द हेड ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे ब्रेन को नीचे की ओर खींच रहा है। और ये सारे सिम्टम्स इतने बुरे थे कि हम अनफॉर्चुनेटली उस रात को डिनर के लिए नहीं जा पाए और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। उस रात को पेन इतना बुरा था कि सोने के पहले मुझे पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट लेना पड़ा। और अगली सुबह जब मैं उठा तब बेड में उठने के बाद मैं ऐसी सीटेड पोजीशन मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था। अभी मैं जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो मुमकिन इसीलिए है बिकॉज माई नेक इज स्ट्रॉन्ग इनफ
टू होल्ड द वेट ऑफ माई हेड। वो दिन, उसका अगला दिन और उसका अगला दिन मैं आधे घंटे से ज्यादा एक पोजीशन में बैठ नहीं पा रहा था और खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो 3 दिन इतने बुरे जाने की वजह से मैंने और अपने परिवार ने फाइनली ये फैसला लिया कि जाके एक MRI करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि एक स्केलेटल और मस्कुलर लेवल पे अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है, विद द होप्स कि गोइंग फॉरवर्ड एक बार जब पता लग जाए कि अंदर क्या चल रहा है तो हमें थोड़ी सी टारगेटेड ट्रीटमेंट मिले। यार MRI का जो भी एक्सपीरियंस था वो भी मेरे लिए काफी अजीब था। एक तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे 24 साल की उम्र में MRI करवाने के लिए जाना पड़ेगा, पर उसके बारे में मेरा जो भी पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। MRI की अगर बात आई तो आनंद भाई को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। MRI निकलवाने के लिए जो भी कमरा होता है उसमें आनंद भाई इंचार्ज थे और आनंद भाई एक सब्सक्राइबर निकले, इसीलिए उन्होंने बहुत मदद की और बहुत प्यार के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया। वो जो भी कमरा होता है उसमें ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको उस प्लेटफॉर्म पे सुलाने के बाद ब्लैंकेट डालते हैं, हाथ में एक पैनिक बटन देते हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद अगर बहुत डर लगा या अगर कुछ हुआ तो हम वो पैनिक बटन दबा के लोग आके हमें वहां से बाहर निकाल सकेंगे। वो MRI निकालते वक्त एक फनी चीज भी हुई। उन्होंने मुझे कहा था कि अंदर जाने के बाद मशीन बहुत जोर जोर से आवाज निकालता है, इसीलिए हम यूजुअली पेशेंट्स को नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स देते हैं और गाने बजाते हैं ताकि पूरा एक्सपीरियंस थोड़ा लेस ट्रॉमेटिक हो। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या मुझे हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। मैंने बोला हाँ इंग्लिश गाने लगा दो। उन्होंने हेडफोन्स डाले, मैं अंदर चला गया। अब देखो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, पर अंदर जाने के बाद पहला 1 मिनट इतना डरावना था कि मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो गया था। शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और एक अननोन एक्सपीरियंस था। पर उस 1 मिनट के बाद मैं सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करने लगा और इन सारे स्कैन्स को कंप्लीट करने के लिए मैं वहां पर 50 मिनट के लिए लेटा हुआ था। ये स्कैन्स करवाते वक्त आप बिल्कुल हिल भी नहीं सकते, अगर आप हिले तो पूरी प्रोसेस वापस से शुरू होती है। अब इसमें सीन ये हुआ कि ये लोग गाने बजाने भूल गए। 5 मिनट्स इन मैं गानों के लिए रुका था, पर जब मुझे सेंस आया कि काफी टाइम गुजर गया है और शायद ये गाने बजाने भूल गया है, तब मैंने सोचा यार छोड़ो, लेटना ही तो है। एनीवेज मुझे खुद के पीस ऑफ माइंड में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। MRI खत्म होने के बाद अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये फिल्म्स आए। अब ये जो फिल्म्स है ये अलग अलग है। आई एम अज्यूमिंग कि ये सर्वाइकल स्पाइन के अलग अलग रीजन और अलग अलग एंगल्स है। अब ये स्कैन पढ़ना हमें आता नहीं है, तो स्कैन आने के बाद और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट आने के बाद मैं उधर ही एक ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास कंसल्टेशन के लिए गया। रिपोर्ट में ये आया है C5, C6 और C7 इन 3 वर्टेब्रे में डिस्क बल्जेस है और ये बल्जेस नर्व रूट्स को हिट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे सारे न्यूरल सिम्टम्स आ रहे थे। जब मैंने व्हाट रियली हैपेंड ये यूट्यूब वीडियो बनाया और उसमें आप सबको अपने इनिशियल सिम्टम्स बताया, तो उस वीडियो में भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स थे। तो ये जो रिपोर्ट आया ये बेसिकली मैच करता है कि मुझे जो भी हो रहा है वो इन सारे रीजंस की वजह से हो रहा है। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद फिंगर्स क्रॉस्ड उन्होंने हमें सबसे बड़ी खुशखबर बताई कि इसे ट्रीट करने के लिए ऑपरेशन या सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। इसे ट्रीट करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है टाइम। स्पाइन इतनी डेलिकेट और इतनी सेंसिटिव रीजन होने की वजह से आई विल रियली हैव टू बी केयरफुल। मेनली तो यही है, सर्जरी और ऑपरेशन ना करवाने की वजह से और अंदर जो भी चल रहा है वो फाइनली पता होने की वजह से बहुत सारा पीस ऑफ माइंड मिला। और उस कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि मुझे एटलीस्ट अगले 10 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है और मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट लेनी है। आई थिंक वो 10 दिन अभी तक के सबसे मुश्किल 10 दिन थे, क्योंकि यार मैं सिर्फ सनराइज सनसेट यही देख पा रहा था। एक और बार आधे घंटे से ज्यादा बैठना या खड़ा होना नामुमकिन था। वो करने से गर्दन पे इतना स्ट्रेन आ जाता था कि वो सारे सिम्टम्स और एग्रेवेट हो जाते थे। तो कैसे तो करके ये 10-11 दिन खत्म होने के बाद मैं कल पहली बार घर से बाहर निकला और नीचे एक आधे घंटे के वॉक पे गया। आई एम हैप्पी टू से कि यहाँ पर जो भी इन्फ्लेमेशन था, जो भी प्रॉब्लम था, वो अब काफी टोन डाउन हो चुका है और आने वाली जो रिकवरी प्रोसेस होगी उसमें हमें काफी कंजर्वेटिव और कॉशियस रहना पड़ेगा। याद है मैंने आपको कहा था कि इतनी कम उम्र में MRI निकलवाना ये थोड़ा सा अजीब था। वो पर्सपेक्टिव उस दिन बदला जब मुझे अपने मेंटोर अमन दुग्गल ने बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी और मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये पूरी रिकवरी प्रोसेस मेंटली ओवरकम करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा आसान रही है। उन्होंने मुझे कहा इट इज गुड कि तुझे ये सब कुछ आधे साल के लिए इतने यंग एज में फाइट करना पड़ रहा है, बिकॉज दिस विल प्रिपेयर यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उन्होंने मुझे कहा जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को मेंटली टैकल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। ये सुन के मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया और इन दी एंड
उन्होंने मुझे ये कहा कि ये फेज एक टेस्ट है, इट इज अ टेस्ट ऑफ 3 थिंग्स, माई पेशेंस, माई विल एंड माई कैरेक्टर। अब पेशेंस और विल, ये 2 चीजें टेस्ट करने के लिए आप लाइफ में कई चीजें कर सकते हो, पर जब उन्होंने कैरेक्टर वाली बात की तब मेरे आंखों में एक स्पार्क लाइट अप हुआ, कैरेक्टर पे नहीं जाने का। अगर मैं जिम में हर सेट लगाने के बाद उन आखिरी कुछ रेप्स में नॉट डन येट ये कह सकता हूँ, तो मैं इस फेज में क्यों नहीं कह सकता। अगर 2 मिलियन पहुंचने के बाद और इस पूरे सोशल मीडिया फेज में एक ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के बाद मैं नॉट डन येट कह सकता हूँ, तो ऑल टाइम लो वाले फेज में क्यों नहीं कह सकता। ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि पिछले 5 महीनों में मेरे साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ स्टेज्ड है, वो सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सचमुच लगता है कि मैंने एक हथौड़ा लेकर अपनी सर्वाइकल स्पाइन डैमेज किया है, फिर जाके एक MRI निकाला है, फिर रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट आने के बाद फाइनली मुझे प्रूफ मिला है कुछ छुपाने के लिए, अगर आपको लगता है कि मैंने पिछले 5 महीनों में जो इमोशनल पेन ओवरकम किया है, जो भी पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स लिया है, वो सब कुछ छुपाने के लिए है, अगर आप एक दूसरे व्यक्ति के बारे में इतना इंट्रोस्पेक्ट करके, इतना सोच के ऐसे थियरीज बना सकते हो, देन आई एम सॉरी टू से देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू। और मैं आपका बाप नहीं हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको क्या करना चाहिए, पर मेरी सिर्फ ये एडवाइस होगी कि आप दूसरों के बारे में जितना सोचते हो ना, वो जो भी एनर्जी है उसे अपने ऊपर इस्तेमाल करो और खुद कुछ करो। हैव सम ड्रीम्स टू चेज। अगर आपके पास ये एक लाइफ है तो ऐसा करो जिससे आपके मम्मी पापा प्राउड होंगे, ऐसा कुछ करो जिससे आपके फ्यूचर बच्चे खुश होंगे। बी अ मैन सो दैट योर किड्स विल बी प्राउड टू कॉल यू डैड। तो आप टेंशन मत लेना, आई नो आप अभी मेरी ये फेज बहुत एंजॉय कर रहे हो। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों के पास 5 महीने का टाइम था मुझे डिथ्रोन करने के लिए। एक बार ये हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जाने दो, तब मैं ऐसी फिजिक बिल्ड करूंगा कि इसके पहले वाली जो फिजिक थी उस पे आप हंसोगे। नॉट डन येट।